हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। संविधान के भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 1 जो है उसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं और कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों के निर्माण की बात की गई है और जो वर्तमान में राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्र की सीमा क्या होगी, अगर जो नए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो तो ये सब अनुच्छेद 3 में दिया गया है और इसको करने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। संसद ही नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, गठन कर सकती है, नाम में परिवर्तन करना हो, ये सब अधिकार संसद को दिया गया है। संविधान के भाग 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में जो है ये मौलिक अधिकार के जो असंगत और अल्पीकरण करने की बात की गई, यानी कि अगर जो मौलिक अधिकार किसी का वहीं तक सीमित है जहां पर दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन न हो। अगर जो दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे घटा दिया जाता है आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण दिया गया है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे और सबको समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 16 में जो है सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और वित्तीय यानी कि धन के लिए जो भी व्यवसाय करना हो उसकी स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आर्टिकल जो है 19(1)(a) जो है ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। आर्टिकल 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसी के तहत ही राइट टू एजुकेशन सन 2009 में लाया गया था, जो कि सन 2010 में लागू हुआ था। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 25 जो है इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी धर्म को मानें, उसको स्वीकार करें। और इसमें ये भी कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानें, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपसे कोई फोर्सफुली धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकता है। आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जो अनुच्छेद 30 है इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने के लिए और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 में जो मौलिक अधिकारों के हनन पर रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में हम 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं इसके लिए। और ये जो 5 प्रकार की रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 38 में जो है लोक कल्याण की बात की गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक जो संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और इसका मतलब होता है कि सभी पर सभी पर समान कानून लागू होंगे, वो या फिर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उस पर समान कानून लागू होंगे। उनके जो धार्मिक जो कानून होते हैं वो लागू नहीं होंगे।
आर्टिकल अगर जो 45 की बात करें तो इसमें जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे यानी कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और उनके पोषण की भी बात की गई है कि उन्हें उचित पोषण उपलब्ध कराया जा सके। आर्टिकल 46 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक जो उत्थान की बात की गई है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल जो 51 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, जिसको 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में लाया गया था और इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इन्हीं की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। आर्टिकल जो 72 है इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल जो 74 है इसमें राष्ट्रपति की सहायता के और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 76 में जो महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है इनकी बात की गई है। आर्टिकल 78 में जो है अगर जो राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को वो जानकारी उपलब्ध करवाए। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की जो परिभाषा है दी गई है कि धन विधेयक क्या होगा और जो धन विधेयक है या नहीं ये कौन कंफर्म करता है। तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि धन विधेयक है या नहीं। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात की गई है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि संविधान में बजट शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, इसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द को यूज़ किया गया है। आर्टिकल 123 में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और अध्यादेश तब जारी किए जाते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो और ये 6 माह के लिए वैलिड होते हैं और ये सामान्य बिल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। अध्यादेश जो होता है वो अस्थायी होता है। आर्टिकल 143 जो है यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सके। आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात की गई है। आर्टिकल 149 में जो है ये कैग को शक्तियाँ दी गई है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 161 में जो राज्यपाल की शक्ति क्षमादान की शक्ति जो राज्यपाल की है इसकी बात की गई है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल जो है इसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की बात की गई है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जैसे केंद्र में है वैसे ही राज्य में भी है। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की बात की गई है। जैसे केंद्र में जो है अटॉर्नी जनरल है वैसे राज्य में महाधिवक्ता है और इनकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता के बराबर होती है। आर्टिकल 167 में जो है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि अगर राज्यपाल कोई जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को उसे देना ही होगा। आर्टिकल 168 जो है इसमें राज्यों के विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 169 में जो है जो विधान परिषदों के गठन की बात की गई है और किसी राज्य में विधान परिषद है तो अगर जिसको हटाना हो तो ये आर्टिकल 169 के तहत ही किया जाएगा। आर्टिकल 170 में जो है विधानसभाओं की संरचना की बात की गई है और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की जो संरचना है इसका प्रावधान है। आर्टिकल 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि की बात की गई है। आर्टिकल 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता की जो योग्यता है इसकी बात की गई है। आर्टिकल 174 में जो है राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान और विघटन यानी कि अगर जो विधानमंडल है उसका सत्र सत्रावसान और विघटन करना है तो ये आर्टिकल 174 के तहत ही होगा। आर्टिकल 178 में लोकसभा के जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर का प्रावधान किया गया है।
आर्टिकल 194 में जो महाधिवक्ता की शक्ति यानी कि जो राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इसकी बात की गई है। आर्टिकल जो 200 है इसमें राज्यपाल द्वारा जो बिल की स्वीकृति की बात की गई है। आर्टिकल 202 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का जो बजट होता है ये आर्टिकल 202 में दिया गया है। जैसे केंद्र में दिया गया है 110 में धन विधेयक और 112 में दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरण, वैसे राज्य का जो है आर्टिकल 202 में दिया गया है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य का बजट। आर्टिकल 210 में जो विधानमंडल में जो भाषा यूज़ की जाती है इसका प्रावधान है। आर्टिकल 212 में जो न्यायालय को विधानमंडल जो कि राज्य के विधानमंडल है उसकी कार्यवाही में और जो पूछताछ करने का अधिकार नहीं दिया गया है कि इस आर्टिकल के तहत न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में। आर्टिकल 213 में जो विधानमंडल के अवकाश के बारे में राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश प्रख्यापित की गई हैं इसकी शक्ति दी गई है। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट की व्यवस्था 214 में की गई है। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति की क्या शर्तें होंगी ये दिया गया है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है और हाई कोर्ट में 6 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। 5 तो वही है, बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके अलावा एक है इंजंक्शन। हाई कोर्ट में 6 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 239 AA में दिल्ली को विशेष प्रावधान, विशेष उपबंध दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 239 AA के तहत। आर्टिकल 243B में पंचायतों के गठन की बात की गई है। संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेके 243O तक पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, इसका जो उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 243B है पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243G में पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्ति और अधिकार दिए गए हैं। 243K में पंचायतों में चुनाव का जो है ये उपबंध दिया गया है। आर्टिकल 249 में अगर जो राष्ट्रीय हित की बात हो तो उस समय राज्य सूची के विषय पर संसद को भी कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 262 में जो है अंतर्राज्यीय नदियों और जो नदी घाटियों के बारे में जो विवाद है उसके निर्णय का जो भी उपबंध दिया गया है वो आर्टिकल 262 में दिया गया है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रबंध किया गया है। आर्टिकल 265 में कानून के प्राधिकार के बिना करों का कर आरोपण न किया जाना यानी टैक्स की बात की गई है। आर्टिकल 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त करने का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की गठन की बात की गई है। आर्टिकल 300 है ये वाद एवं कार्यवाहियों से संबंधित है। आर्टिकल 300A में जो है संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1978 किया गया था। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। आर्टिकल 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की बात की गई है आर्टिकल 315 में। 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्य की बात की गई है। आर्टिकल 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 335 में जो है
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो सेवाओं और पदों की बात की गई है। आर्टिकल 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे का प्रावधान है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा की बात की गई है और भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। एक लगा था 1961 में, फिर 1971 में और फिर 1975 में लगा था। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है तब जब राज्य संवैधानिक मशीनरियों को लागू करने में विफल हो गया है। संविधान के तहत चलने में अगर जो राष्ट्र असफल है तो इसके लिए जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और लेकिन अगर जो राज्य है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने में असफल हुआ तो इसके लिए जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो आर्टिकल 365 के तहत लगेगा। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई है। अगर आपको लगी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।